हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2024 के एल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट आंसर होगा भारत ने। अब चलिए दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके अधिकांश प्रश्नों को वहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। स्थापना इसकी हुई थी 15 जून 2001 को। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, सदस्य देश तो टोटल इस समय संघाई सहयोग संगठन में 9 देश शामिल हैं। चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है और नया देश दोस्तों ईरान जुड़ गया है। ये अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा बना है? करेक्ट आंसर होगा सिद्धरुद्धा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा श्री वीवीआर सुब्रमण्यम को। नीति का पूर्ण नाम पूछा जाए दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसका पूरा नाम है एनआईटीआई, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इनके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत थे और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं। वर्तमान सीईओ श्री बीबीआर सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नोट पे आप लोग ध्यान देंगे, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे क्वेश्चन बार बार पूछा था दोस्तों, हमारा निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गए, ये सारे संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे किया गया है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये भी क्वेश्चन ट्रेंड में है, पूछा जा रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा नॉर्डी शहर फिजी में। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और केवल हिंदी दिवस जो अपने देश में यानी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस दोनों ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। नोट पे आप लोग ध्यान देंगे, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टैटिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा करंट से, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर पैगी मोहन को। किसे? डॉक्टर पैगी मोहन को। अब यहाँ पे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ध्यान देंगे। सबसे पहले रिक्की केस 3 बार ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय है, मोस्ट में क्वेश्चन है। उसके बाद पंडित रविशंकर की बात की जाए तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। और राखी कपूर, इन्हें गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन कहीं से भी आप लोग कीजिए, एग्जाम की तैयारी ऑफलाइन कीजिए या फिर ऑनलाइन कीजिए। आपके ट्रेंड में जितने टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से फोकस रखिए। हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर दोस्तों उनको आप लोग पूरी तरह से दिमाग में रखिए। ऐसा ना कीजिए किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन कीजिए, 2 मिनट देखिए, 3 मिनट की देखिए फिर स्किप कर दिए। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो आप कहीं से भी प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, पूरा दमखम लगा के कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। ठंडी का मौसम है, ये भी देखना है लेकिन उतना नहीं देखना है दोस्तों
कि हम ठंडी के कारण प्रिपरेशन ना करें, ठंडी ठंडी में ही हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो सारी बातें ध्यान रखिए दोस्तों, पूरी गंभीरता के साथ अपने एग्ज़ाम को देने का प्रयास करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ है। कहाँ पे? जापान में। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं दोस्तों। आगे चल के थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों आपके बिहार एसएससी का टोटल 25 पीडीएफ के जरिए पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसमें इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि आप लोगों को कम समय में एक बेहतरीन तैयारी करके दोस्तों एग्जाम में आपको खड़ा कर सकता है, एग्जाम देने के लिए अच्छी तरह से आपको मजबूत स्थिति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो सौराष्ट्र है। और रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो बंगाल है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है ताकि कंफ्यूजन न हो। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। और फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो मेघालय है। कौन सी? मेघालय। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फुटबॉल टूर्नामेंट आगे लिख दिए गए हैं दोस्तों ताकि याद रहे आप लोगों को कि संतोष ट्रॉफी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने। ध्यान देंगे आप लोग। संस्करण कौन सा था? तो 15वां था। आयोजन इसका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। अब नोट देखेंगे, इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बारे में बात की जाए तो 5 देश ध्यान देखेंगे, VRICS यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब आगे देखेंगे आप लोग। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था चीन में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ दोस्तों हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों कहाँ पे? रूस में। ये अपडेटेड है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश शामिल हुए हैं किसमें? ब्रिक्स में। कौन कौन से? अर्जेंटीना है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र है, इथोपिया है और ईरान है। ध्यान रखेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पूरी तरह से हम दोस्तों आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम के लिए पूरी तरह से आप लोग मजबूती से खड़े हो सके। अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ जो कि हमारा लगा हुआ है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले बिहार एसएससी के बारे में ही बात कर लेते हैं जिसका हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी दोस्तों जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्टली इस पर फोन कर यानी कॉल कर बात भी कर सकते हैं। अगला पीडीएफ दोस्तों हमारा एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी से इसका भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया दोस्तों जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, उसके बाद में दोस्तों सामान्य हिंदी, और इसमें दोस्तों जो आपका आएगा नेशनल लेवल के जो एसएससी जीडी में होते हैं वो सभी चीज़ें को दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से इनको कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। तीसरा पीडीएफ दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम है जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस व सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। चौथा पीडीएफ दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 2023 का है, इसके पीटी एग्जाम का, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। सामान्य हिंदी का 140 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर का केवल 60 क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी दोस्तों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्टली इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के कंबाइन की मांग रही जो कि नहीं किया जा सकता। उसका कारण है आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी में
सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है, यानी जनरल साइंस से टोटल 25 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में आपका एक पाठ्यक्रम दोस्तों बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके भी जुड़ा हुआ है, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल लेवल दोस्तों आपके एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी भी पाठ्यक्रम में है, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते, कंबाइन यहाँ पे नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन काफ़ी गंभीरता के साथ कीजिएगा। हम लोग जानते हैं जीवन में जब भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकलता है तो उसमें लिख कर नहीं आता है कि आप परेशान थे, मजबूर थे या बीमार थे, किसी परेशानी में फंस गए थे। रिजल्ट में केवल एक ही चीज़ लिख के आता है कि आप जीते या हारे, और जवाब भी आप लोगों को एक ही देना होता है कि इस आने वाले रिजल्ट में हमारी हार हुई या जीत। तो पूरी गंभीरता के साथ प्रिपरेशन कीजिएगा। पीडीएफ जो आपका बना दोस्तों पूरा दमखम लगा के कम से कम समय में आप लोगों को पूरी तरह से रेडी करने के लिए तैयार है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर होगा बिहार विद्यापीठ की। अब बिहार जीके से क्वेश्चन आया हो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिहार जीके से क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पे हम लोग दोस्तों कवर करेंगे। ध्यान देंगे ये स्टैटिक से उठाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों करंट को भी पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा, उसके बाद जनगणना को भी पूरी तरह से, यानी क्वेश्चन कोई मिस होने वाला नहीं है। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं बिहार जीके के क्वेश्चंस को। पहला पॉइंट है दोस्तों, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों खाद्य एवं कृषि विभाग के। नेक्स्ट है 1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया? तो 1 अप्रैल 1949 को। जहाँ पे डेट दिया गया दोस्तों बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1860 में। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कभी कभी क्वेश्चन को पलट दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है। ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक अलग से दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोग अगर तीनों इनके खंड को याद नहीं रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो कौन कौन सा है? सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला पॉइंट है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम लोग जानते हैं देश में इसका पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व में। नेक्स्ट है बिहार की सिल्क नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भागलपुर को। अगला पॉइंट है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। कौन सी है? गन्ना है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, बिहार की कुल जनसंख्या में, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत यानी कि अंश कितना है? तो 8.60% है। नेक्स्ट पॉइंट है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरिशेन ने। नेक्स्ट प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बिहार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था यानी स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं किसी भी वीडियोस को 2 मिनट देखिए स्किप कर दिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने के लिए होता क्या दोस्तों, जुड़ेंगे तो क्वेश्चंस याद रहेंगे। अब जिससे कमेंट के लिए बोला गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे कमेंट बोला आता है। कमेंट करने के लिए आप क्वेश्चन को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं। ऐसा करने से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक उन क्वेश्चन से प्रिपेयर रहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ? तो 1966 में। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया है। नेक्स्ट बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजधारी सिन्हा थे। नेक्स्ट गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया प्रथा थे। नेक्स्ट काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के किस स्थान पर
महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। और लास्ट पॉइंट है बिहार जीके से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों हमारा? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जनरल साइंस से आ रहा है। आपका अच्छा खासा वेटेज है, ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछे जाएंगे। जितना ट्रेंड है, जिस तरह से क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं, हर तरह से दोस्तों आपकी वीडियोस में, आपके पीडीएफ में दोस्तों रेडी किया जा रहा है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा कॉपर सल्फेट का। आप चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। अगला पॉइंट, मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कहाँ पे? मस्तिष्क में। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो भी पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे भी ऑप्शन मिले, इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन कीजिए या फिर पीडीएफ लेते हैं दोस्तों। और अगर उनका आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो बेटर होगा दोस्तों। आप लोग उनमें अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी करें, ताकि पूरी तरह से दोस्तों आप मजबूती से तैयार हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट है हमारा, सड़कों पर लगे लैंप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तारे के विभिन्न रंग में हमें क्या पता चलता है? यानी जो किसी तारे के जो विभिन्न रंग होते हैं उससे हमें क्या पता चलता है? उस तारे के तापमान का पता चलता है। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहते हैं। रक्त का जो फिल्टर किया जाता है, शुद्धिकरण, उसे डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कपड़ा सुखाने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट है, आसमान में तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। अगला पॉइंट है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है, किन रंगों को मूल रंग कहा जाता है? तो नीला, लाल व हरा है। नीला, लाल व हरा। अगला पॉइंट है, समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। आगे चलेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक होती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण? तो लाल रंग है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ से हमारा, लाल रक्त कण का निर्माण मनुष्य के किस शरीर में कहाँ होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश रत्न किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से का है। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यानी कि जो व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, काफी इजी होते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम लोग इनका रिवीजन नहीं रखते हैं तो इससे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, मिस करने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन देखिए, हम लोग उनका आंसर किए। अब जहाँ जितना यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं एक साथ कवर करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक तरफ लोकप्रिय उपनाम दिया गया है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी किस व्यक्ति का कौन सा लोकप्रिय उपनाम है। पहला क्या है? सीमांत गांधी। ये कौन है दोस्तों? तो सीमांत गांधी किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खां का। नेक्स्ट है वयोवृद्ध पुरुष, तो ये किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब केसरी, किसका लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। अगला है देश बंधु, ये किसका नाम है? चित्तरंजन दास का। किसका? चित्तरंजन दास का। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा लोकनायक, तो लोकनायक किसका लोकप्रिय उपनाम है? जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर, ये महाकवि कालिदास का लोकप्रिय उपनाम है। नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर, किन्हें कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को।
नेक्स्ट है लिटिल मास्टर, बार बार नाम सुने होंगे, सुनील गावस्कर। अगला है बाबूजी, किसका लोकप्रिय उपनाम है, जगजीवन राम का। नेक्स्ट है निर्मल हृदय, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो मदर टेरेसा का। नेक्स्ट पॉइंट उड़नपुरी, क्या उड़न परी, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो पीटी उषा का। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों स्वर्ग कोकिला, ये स्वर्ण कोकिला होना चाहिए दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया है, ये स्वर्ण कोकिला होना चाहिए। किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो लता मंगेशकर का। अगला पॉइंट है भारत कोकिला, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, सरोजनी नायडू का। नेक्स्ट है लौह पुरुष, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला है देश रत्न, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट महामना, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, पंडित मदन मोहन मालवीय का। अगला है शहीद ए आजम, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, भगत सिंह का। किसका, भगत सिंह का। नेक्स्ट है तूती ए हिंद, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो अमीर खुसरो का। किसका, अमीर खुसरो का। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, दो और रह गए हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है दोस्तों, तूती ए हिंद, ये अमीर खुसरो का है। और लास्ट है भारत का नेपोलियन, बार बार पूछा गया है दोस्तों, समुद्रगुप्त का है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यानी प्रमुख राजवंश, उनसे संबंधित संस्थापक और राजधानी भी डाल दी गई, ताकि क्वेश्चन यहीं पे आप लोगों का पूरी तरह से कवर हो सके। अब इसमें दोस्तों ऑप्शन बना बना के क्वेश्चन को फैलाया जाए तो इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप लोग याद भी नहीं रह सकते, कंफ्यूज रहेंगे और इतना समय भी नहीं दे सकते। तो चलिए एक साथ हम लोग इनको कवर करना शुरू करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ प्रमुख राजवंश का नाम दिया गया है, फिर संस्थापक है और उनकी राजधानी भी डाल दी गई है। सबसे पहले हर्यक वंश, इनकी स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने। राजधानी कहाँ थी, राजगिरे। नेक्स्ट है मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। फिर है शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, राजधानी संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। अब जैसे भी करें दोस्तों, आप लोग पीडीएफ लेके उनका अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, रट्टा मारे, कोई भी ट्रिक लगाएं, लेकिन क्वेश्चन ये आप लोग मिस नहीं कर सकते, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों सातवाहन वंश तक हमारा हो चुका है। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति और इनकी दोस्तों राजधानी थानेश्वर। अगला पॉइंट है गहाड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। नेक्स्ट पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। और लास्ट है राष्ट्रकूट वंश, इनके दोस्तों संस्थापक दंतिदुर्ग और राजधानी मान्यखेड़। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कहां से है दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई पॉइंट यहाँ पे एक साथ कवर करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था, तो भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। आप चलिए एक साथ ध्यान दीजिएगा, प्रमुख स्थल के नाम दिए गए हैं, खोजकर्ता कौन है ये भी दिया गया, वर्ष भी दे दिया गया, और स्थिति नदी यानी कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित था। सारे पॉइंट एक साथ कवर किए गए हैं दोस्तों, बस जरूरत है आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन लेने की। ध्यान देंगे आप लोग, चलते हैं शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। कौन से वर्ष में, 1921 में। और ये किस नदी के तट पर स्थित था, रावी नदी के तट पर। फिर है दोस्तों मोहनजोदड़ो, इनके खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी। कब, 1922 में। किस नदी के तट पर स्थित था, सिंधु नदी के तट पर। फिर है लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके खोजकर्ता RS राव हैं। कब की थी, लगभग 1954 से 55 में की थी। और लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। अगला है कालीबंगा, इनके खोजकर्ता कौन है, VV लाल है। कब की थी, तो 1961 से 69 के बीच में। और लोथल दोस्तों कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट है रोपड़, इनके खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। खोज कब की थी, तो 1953 से 55 के बीच में। और रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ से चन्हू, इनके खोजकर्ता कौन है, NG मजूमदार हैं। कब की थी, 1931 में। और चन्हू किस नदी के तट पर स्थित था, तो सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। कब की थी, 1958 में। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था, हिंडन नदी के तट पर। नेक्स्ट है राखीगढ़ी दोस्तों,
इनके खोजकर्ता सूरजभान है। कब की थी? 1969 में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट है बनावली, इनके खोजकर्ता RS बिष्ट हैं। कब की थी? 1974 से 77 के बीच में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती। और लास्ट है दोस्तों कोट दीजी, इनके खोजकर्ता फजल अहमद खां हैं। कब की थी? 1957 से 58 के बीच में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। अभी एक फैक्ट यहाँ से छूट रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, मोस्ट बना हुआ भी है। नदियों के पुराने और आधुनिक नाम, सरस्वती किसका? वितस्ता, झेलम, अस्कनी, रावी, परसुणी, चिनाब। जो दोस्तों वैदिक काल में नदियां थी उनके आधुनिक नाम और प्राचीन उस समय के नाम, इनको भी हम लोगों को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यही मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोग ध्यान रखें कि वो सारे फैक्ट, वो सारे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि इसका SSC का ट्रेंड क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, कितने घुमाए जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से दोस्तों हमारे हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा स्क्वारबिक अम्ल। ये था क्वेश्चन और आंसर। अब चलिए एक साथ कलेक्ट करते हैं। एक तरफ विटामिन का नाम दिया गया है, फिर रासायनिक नाम और उनकी कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या है दोस्तों? सबसे पहले क्या है हमारा? विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है उनके, और फिर दोस्तों कमी का प्रभाव। सबसे पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। एक साथ आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, रासायनिक नाम स्क्वारबिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्बी होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से कुपोषण होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सारे पॉइंट आपके सामने हैं दोस्तों विटामिन से संबंधित। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों इस सीरीज का हमारा विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा था, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है, तब भी विटामिन के। यानी हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े, या चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।